हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सेरेब्रम नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इंपॉर्टेंट नर्सिंग की पॉइंट सेशन के रिगार्डिंग अपन बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज इस बेहतरीन सेशन को। की पॉइंट वाइज अपना पूरा सेशन है वो रहने वाला। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले की पॉइंट से। द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है दूसरे नंबर का, उसका नाम क्या है? क्लियर है? क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं नंबर में 13 होते हैं, वैसे क्लॉटिंग फैक्टर 12 होते हैं। 6 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। टोटल नंबर 12 होते हैं। सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर का यहाँ पे आपसे नाम पूछा है कौन सा होता है, तो सेकंड जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है। कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है। वैसे एक बार अपने क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। सबसे पहले बात करें, सबसे पहला नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? फिब्रिनोजन। सबसे पहले नंबर जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? फिब्रिनोजन होता है। सेकंड नंबर जो होता है वो होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है। थर्ड नंबर जो होता है वो होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, या बोल सकते हैं टिश्यू फैक्टर होता है, या बोल सकते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। थर्ड नंबर क्लॉटिंग फैक्टर होता है। फोर्थ नंबर बात करें तो कैल्शियम आयन होता है। फिफ्थ नंबर बात करें तो लेवाइल होता है। सिक्स्थ नंबर का आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ये एब्सेंट। ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सिक्स्थ नंबर क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेवंथ नंबर जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसका नाम स्टेबल होता है। एट्थ नंबर जो क्लॉटिंग फैक्टर उसका नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, या बोल सकते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। नाइन्थ नंबर कौन सा? क्रिसमिस, इसको बोल सकते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नंबर बी। क्लियर है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कौन सा होता है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 होता है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कौन सा होता है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिसमस के नाम से जानते हैं। 10th नंबर होता है स्ट्रेट पावर फैक्टर। क्लियर? 10th नंबर होता है स्ट्रेट पावर फैक्टर होता है। 11th नंबर होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट्स। क्लियर? ये होता है आपका 11th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर। 12th नंबर जो होता है वो होता है हैगमान फैक्टर, या इसको अपन दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? कॉन्टैक्ट फैक्टर। और लास्ट वन होता है वो होता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, या बोल सकते हैं अपन फिब्रिनेज। क्या बोल सकते हैं उसको? फिब्रिनेज। तो ये अपने टोटल क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। इनको एक सीरियल वाइज अपने को याद रखना होता है, नंबरिंग वाइज अपने को याद रखना है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एक नंबर क्लॉटिंग फैक्टर का नाम क्या होता है? फिब्रिनोजन होता है। पूछ सकता है लेबाइल फैक्टर कौन सा होता है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5 होता है। क्रिसिस फैक्टर कौन सा होता है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर कौन सा होता है? 9 होता है। तो आपको एक सीरियल वाइज है, इनको आपको याद रखना है। तो सबसे पहला की पॉइंट अपना यही था कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर सेकंड कौन सा था? वो होता है प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है इसकी लोकेशन है वो कहां होती है? तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर की लोकेशन कहां होती है? पॉन्स के अंदर होती है। क्लियर है? आपका ब्रेन का पार्ट होता है पॉन्स। क्लियर है? तो ब्रेन के अंदर अगर बात करें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हिंड ब्रेन हो गया। अलग अलग पार्ट होते हैं। तो आपका जो हिंड ब्रेन होता है उस हिंड ब्रेन का पार्ट होता है कौन सा? आपका पॉन्स। क्लियर? हिंड ब्रेन का पार्ट होता है कौन सा? आपका पॉन्स। जो पॉन्स होता है उस पॉन्स के अंदर एक तो होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एक होता है एपनिस्टिक सेंटर। एक कौन सा होता है? एपनिस्टिक सेंटर होता है। ये दोनों कहां प्रेजेंट होते हैं? पॉन्स के अंदर। और किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? आपके रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ध्यान दीजिए, अपन ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं पॉन्स के अंदर एक रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव रेस्पिरेटरी सेंटर। कौन सा होता है? एसोसिएटिव रेस्पिरेटरी सेंटर बोल सकते हैं। और एसोसिएटिव रेस्पिरेटरी सेंटर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। कौन सा होता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। और सेकंड जो होता है वो होता है एपनिस्टिक सेंटर। सेकंड कौन सा होता है? एपनिस्टिक सेंटर। ये दो पार्ट होते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और द एपनिस्टिक सेंटर। दोनों किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार। तो आपसे पूछे कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहां प्रेजेंट होता है? पॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और एपनिस्टिक सेंटर कहां प्रेजेंट होता है? ये भी पॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलिए यहां पे ध्यान देना, ये आपका एसोसिएटिव रेस्पिरेटरी सेंटर। अगर आपसे पूछ ले कि प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर कहां प्रेजेंट होता है, ध्यान देना बच्चों, प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर अगर आपसे पूछे तो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर कहां प्रेजेंट होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। ये होता है आपका प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर और वो है आपका एसोसिएटिव रेस्पिरेटरी सेंटर। अगर आपसे पूछे कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहां प्रेजेंट होता है, वो आपका राइट है मेडुला ऑब्लंगेटा। जो प्राइमरी जो होता है कहां होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। और एसोसिएटिव रेस्पिरेटरी सेंटर कहां प्रेजेंट होता है? आपका पॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और एसोसिएटिव के दो पार्ट होते हैं, एपनिस्टिक सेंटर और एक होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। इज दैट क्लियर? एपनिस्टिक सेंटर इंस्पायरेशन के लिए जिम्मेदार होता है और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है वो एक्सपायरेशन जिम्मेदार होता है। ऐसे ही प्राइमरी रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है इसके अंदर भी क्या क्या होता है? इंस्पायरेटरी सेंटर होता है और एक कौन सा होता है? एक्सपायरेटरी सेंटर। इंस्पायरेटरी सेंटर इंस्पायरेशन के लिए जिम्मेदार होता है और एक्सपायरेटरी सेंटर एक्सपायरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। चलते हैं आगे की तरफ। द लोकेशन ऑफ द रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ कफिंग। कफिंग रिफ्लेक्स सेंटर कहां प्रेजेंट होता है? ओवरऑल अपन बात करेंगे सारे के सारे जो रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं कहां प्रेजेंट होते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। चाहे स्नीजिंग रिफ्लेक्स सेंटर हो, चाहे स्वेलोइंग रिफ्लेक्स सेंटर हो, चाहे कपिंग रिफ्लेक्स सेंटर हो, चाहे वोमिटिंग सेंटर है, बोल सकते हैं सीटीजेड सेंटर, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, सीटीजेड सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, सारे के सारे जो रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं कहां प्रेजेंट होते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहां पे यही पूछा गया है कि जो कफिंग सेंटर होता है कहां प्रेजेंट होता है? ये मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर प्रेजेंट है, ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लार्जेस्ट नर्व ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस की जो लार्जेस्ट नर्व होती है ये कौन सी होती है? ध्यान देना बच्चों,
यहाँ पे बात की ब्रेकियल प्लेक्सस की, क्लियर है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर बात करें कि सर ब्रेकियल प्लेक्सस पहले तो बना कहां से, ब्रेकियल प्लेक्सस है वो पहले तो बना कहां से, जो आपकी स्पाइनल नर्व होती है, क्लियर है। तो स्पाइनल नर्व जो होती है, इन स्पाइनल नर्व के क्या होता है, पेयर होते हैं। स्पाइनल नर्व मिलकर क्या बनाती है, प्लेक्सस का निर्माण करती है। स्पाइनल नर्व मिलकर क्या करती है, प्लेक्सस का निर्माण करती है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो आपकी C5 स्पाइनल नर्व होगी, C6 स्पाइनल नर्व होगी, C7 स्पाइनल नर्व होगी, C8 स्पाइनल नर्व होगी और थोरेसिक 1 स्पाइनल नर्व होगी। ये पांचों स्पाइनल नर्व मिलकर एक प्लेक्सस का निर्माण करती है और उस प्लेक्सस का नाम होता है ब्रेकियल प्लेक्सस। कौन सा नाम बोलते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस। और ये ब्रेकियल प्लेक्सस आपके ध्यान देना 4 नर्व को ओरिजिनेट करता है और चारों नर्व को रामू के नाम से जानते हैं। कैसे, आर से आपको लेना है रेडियल, आर से आपको लेना है रेडियल, ए से आपको लेना है एक्सिलरी, ए से आपको लेना है एक्सिलरी, एम से आपको लेना है मीडियन और यू से आपको लेना है अल्नार, क्लियर है। तो ये चारों की चारों जो स्पाइनल ग्रेनुलर नर्व होगी, क्लियर है, कहां से निकली है, ब्रेकियल प्लेक्सस से। 5 स्पाइनल नर्व मिलकर क्या बना रही है, ब्रेकियल प्लेक्सस बना रही है और इस ब्रेकियल प्लेक्सस से 4 नर्व का क्या हो रहा है, ओरिजिनेशन हो रहा है। और ये चारों की चारों नर्व कहां सप्लाई कर रही है, आपकी अपर एक्सट्रीमिटी जो सप्लाई करती है, किसको, अपर एक्सट्रीमिटी को, मतलब बोल सकते हैं अपन दोनों हाथों क्या करती है, नर्व सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस ब्रेकियल प्लेक्सस की अगर सबसे बड़ी नर्व की बात हो तो वो कौन सी होती है, रेडियल नर्व। ब्रेकियल प्लेक्सस की सबसे बड़ी नर्व की बात हो तो वो कौन सी होती है, आपकी रेडियल नर्व होती है, क्लियर है। चले आगे की पॉइंट की तरफ। द अदर नेम ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का और दूसरा नाम क्या होता है, तो वो होता है ईयर ड्रम। क्या बोल सकते हैं इसको, ईयर ड्रम। क्या करता है, जो मैं कुछ बोल रहा हूं आप लोगों को सुनाई दे रहा है, जो मैं कुछ बोल रहा हूं आप लोगों को सुनाई दे रहा है, ये कैसे दे रहा है, आपके पहले टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जाके टकराता है ये साउंड और वो वाइब्रेशन करके कहां पहुंचाती है साउंड को, इनर ईयर के तरफ, क्लियर, कहां पहुंचाएगी, इनर ईयर के पास पहुंचाती है, क्लियर है। जहां ऑर्गन ऑफ कोटा है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, वो क्या होते हैं वहां पर प्रेजेंट होती है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। नेक्स्ट बात करें, स्टिकी मटेरियल फाउंड इन ऑडिटरी कैनाल, जो ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो स्टिकी मटेरियल जो प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेरुमन। और सेरुमन अगर फॉरेन बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, वैक्स बनाता है। सेरुमन अगर फॉरेन बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, वैक्स बनाता है। तो आपके जो ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलता है सेरुमन। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है, सेल। ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है कौन सी होती है, सेल, क्लियर है। और बंडल ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात है द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, अगर अपन सेल की स्टडी करें इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल दैट हैज सिमिलर शेप एंड फंक्शन इज नोन, इसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोला जाता है, टिश्यू। बेसिक स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी को क्या होती है, सेल होती है। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोला जाता है। इज दैट क्लियर। तो सारे की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहना भैया, साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट, व्हिच इज नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से किसे जानते हैं, तो पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्या होता है, वो होता है आपका गोल्जी एपरेटस। अलग अलग ध्यान देना, सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग ऑर्गेनल क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो गोल्जी एपरेटस होता है वो क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन ये करने के क्या होता है, जिम्मेदार था। और ये सेम काम कौन करते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले करते हैं। अरे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं और सामान क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो ये सेम काम कौन कर रहा है, सेल के अंदर, वो कर रहा है गोल्जी एपरेटस। इसीलिए पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से अपन किसे जानते हैं, गोल्जी एपरेटस को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हिच इज नोन एज सुसाइडल बैग एंड गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल, वो कौन सा होता है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है लाइसोसोम, क्लियर है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल या बोल सकते हैं गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हिच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये मैक्सिमम एटीपी का सिंथेसिस करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। मैक्सिमम एटीपी का सिंथेसिस करता है, मैक्सिमम एटीपी सिंथेसिस करता है किसके अंदर भैया, सेल के अंदर। किसके अंदर, सेल के अंदर मैक्सिमम एटीपी का सिंथेसिस कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए क्या बोला इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट तरफ बढ़ते हैं, आगे तरफ ध्यान दीजिएगा, which is known as प्रोटीन फैक्ट्री और इंजन ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जानते हैं, तो वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, आपकी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। नेक्स्ट बात करते हैं, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, एक ह्यूमन के अंदर, एक मनुष्य के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं कितने होते हैं, 23 पेयर या बोल सकते हैं 46 क्रोमोसोम है। नंबर के अंदर पूछे तो 46 क्रोमोसोम होते हैं और पेयर के अंदर पूछे तो 23 पेयर या 23 पेयर क्या होते हैं, क्रोमोसोम के प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल ह्यूमन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, डिक्रीज इन साइज ऑफ ए सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड एट्रोपी। अगर क्या हो रहा है, सेल की साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सेल की साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, एट्रोपी। अगर सेल की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल आफ्टर द फुल डेवलपमेंट इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। सेल की साइज कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड एट्रोफी। सेल की साइज बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर नंबर बढ़ते हैं तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इज नोन एज
हाइपरप्लेजिया। अगर सेल के नंबर बढ़ रहे हैं इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हाइपरप्लेजिया बोलने वाले। नेक्स्ट, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेल। क्लियर है, क्या हो रहा है, सेल का रिप्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया। इसको अपन क्या बोलने वाले, मेटा बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन हो रहा है। क्लियर, बोल सकते हैं क्या हो रहा है, सेल डिवीजन, क्या बोलने वाले हैं, मेटाप्लेजिया वो बोलने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं, द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाने वाला टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाने वाला टिश्यू वो कौन सा होता है आपका, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। चलते आगे की तरफ, ध्यान दीजिएगा, द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू which join the bone and muscle is known as। ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात ये पूछ जा रही है कि ऐसा कौन सा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन और मसल को जोड़ने के लिए जिम्मेदार था। तो बोन और मसल को जोड़ता है अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलता है टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन। और जो बोन से बोन को जोड़ता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच जॉइन द बोन टू बोन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीगामेंट। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। बोन को मसल से कौन जोड़ता है, टेंडन। बोन को बोन से कौन जोड़ता है, लीगामेंट। ध्यान दीजिएगा, बोन को बोन से कौन जोड़ रहा है, लीगामेंट। बोन को मसल से कौन जोड़ रहा है, टेंडन। नेक्स्ट बात करते हैं, इंजरी इन द लीगामेंट इज नोन एज स्प्रेन। अगर आपके लीगामेंट के अंदर इंजरी हो रही है दैट इज कॉल्ड स्प्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं, इंजरी इन द टेंडन, और टेंडन के अंदर इंजरी हो रही है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। दोनों वर्ड सिमिलर है, कंफ्यूज नहीं होना। टेंडन के अंदर टी आ रहा है, स्ट्रेन के अंदर भी टी आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो कंफ्यूज ना, स्प्रेन और स्ट्रेन सिमिलर वर्ड है। तो यहाँ पे जहां पे टी आ रहा है मतलब टेंडन के अंदर इंजरी हुई है, और अगर टी नहीं आ रहा स्प्रेन तो दैट इज कॉल्ड लीगामेंट के अंदर इंजरी हुई है। तो अगर इंजरी लीगामेंट के अंदर दैट इज कॉल्ड स्प्रेन, अगर इंजरी टेंडन के अंदर दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। चलते हैं आगे की पॉइंट तरफ, द टाइप ऑफ मसल विच हैव अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। ध्यान देना, वर्ड को पकड़ना, जो वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर है एंड स्ट्राइटेड इन स्ट्रक्चर, बोल सकते हैं स्ट्राइटेड इन नेचर, इज नोन एज कॉल्ड स्केलेटल मसल। वॉलंटरी मसल मतलब ऐसी मसल जो अपने कंट्रोल में है, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी मसल। क्लियर? तो जैसे बात स्केलेटल मसल, क्लियर है, जो स्केलेटल सिस्टम के ऊपर प्रेजेंट होती है। मैं अपने हाथ का मूवमेंट करा सकता हूं, बिल्कुल करा सकता हूं। क्या आप अपने हार्ट को कॉन्टेक्ट करवा सकते हो? नहीं करा सकते। अरे हार्ट के पास भी कार्डियक मसल होती है, क्या हार्ट को कॉन्टेक्ट करवा सकते हो? कि सर हम नहीं करा सकते। मैं मेरा हाथ का मूवमेंट जब चाहूं तब करवा सकता हूं, क्लियर। मैं मेरे पैर को जब चाहूं तब हिला सकता हूं, क्लियर है। तो ये क्या है, अपने कंट्रोल में। तो क्या हार्ट अपने कंट्रोल में होता है कि सर नहीं होता? स्मूथ मसल क्या अपने कंट्रोल में होती है? नहीं होती। ध्यान देना, स्केलेटल मसल होगी ये वॉलंटरी कंट्रोल में होती है। कार्डियक मसल, स्मूथ मसल ये अपने कंट्रोल में नहीं होती है। ध्यान देना, वॉलंटरी कंट्रोल में स्ट्राइटेड स्ट्रक्चर के अंदर है। ये कौन सी मसल होती है आपकी? स्केलेटल मसल। नेक्स्ट बात करते हैं, द टाइप ऑफ मसल विच हैव इनवॉलंटरी कंट्रोल एंड अनस्ट्राइटेड इन स्ट्रक्चर। तो ध्यान देना, वॉलंटरी एंड स्ट्राइटेड स्केलेटल, इनवॉलंटरी इनस्ट्राइटेड कौन सी होती है आपकी? स्मूथ मसल होती है। इस के लिए नेक्स्ट बात करते हैं, द कार्डियक मसल कैसी होती है? इनवॉलंटरी, बट कैसी होती है? स्ट्राइटेड होती है स्ट्रक्चर के अंदर। कैसी होती है? इनवॉलंटरी तो ये भी है, स्मूथ भी इनवॉलंटरी है, कार्डियक भी इनवॉलंटरी है, लेकिन आपकी स्मूथ कैसी होती है? अनस्ट्राइटेड होती है स्ट्रक्चर के अंदर, और आपकी कार्डियक कैसी होती है? स्ट्राइटेड होती है स्ट्रक्चर के अंदर। तीनों टाइप की मसल के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ। स्केलेटल मसल होती है अपने कंट्रोल में, मतलब वॉलंटरी कंट्रोल। स्मूथ और कार्डियक अनकंट्रोल होती है, बोल सके इनवॉलंटरी होती है। क्लियर है? ध्यान देना, स्केलेटल और कार्डियक कैसी होती है? स्ट्राइटेड होती है, बल्कि स्मूथ कैसी होती है आपकी? अनस्ट्राइटेड स्ट्रक्चर के पैटर्न के अंदर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरॉन। कंप्लीट नर्वस सिस्टम है, किससे मिलकर बनता है? न्यूरॉन से मिलकर। मतलब बोल सकते हैं कि मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है नर्वस सिस्टम की, वो कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बता चुका हूं कि हर एक सिस्टम क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट। जैसे ह्यूमन बॉडी बेसिक यूनिट कौन सी होती है? सेल होती है। नर्वस सिस्टम कौन सी होगी? न्यूरॉन होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सी होगी? एलआई होगी। रीनल सिस्टम की कौन सी होगी आपकी? नेफ्रॉन हो गया। क्लियर? तो हर एक सिस्टम के अंदर एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द साइन ऑफ प्यूबर्टल चेंजेस इन बॉय? फर्स्ट साइन, ध्यान देना, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी चेंजेस इन द बॉयज। मेल के अंदर जो फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी चेंजेस का, वो क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस। किसका एनलार्जमेंट होगा? टेस्टिस का एनलार्जमेंट होता है। नेक्स्ट ध्यान देना, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टल चेंजेस इन गर्ल्स? गर्ल्स के अंदर बोलते हैं, फीमेल्स के अंदर जो फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टल चेंज होता है वो कौन सा होता है? थैलार्की। थैलार्की का मतलब बोल सकते हैं एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। तो ये फर्स्ट साइन होता है मेल फीमेल के अंदर, क्या आंसर? थैलार्की, एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। और बॉयज के अंदर कौन सा होता है? एनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस। सारे की पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, आपके बेसिक, वो आपकी जो नींव है इसको बहुत ही मजबूत वो करने वाले। नोट डाउन करते रहना, बार बार यही चीज रिपीट करता हूं,
रिवीजन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। एग्जाम से नियर बाय आप हर एक पूरे के पूरे सब्जेक्ट को और थ्योरी को रिवाइज तो कर नहीं सकते, लेकिन इन की पॉइंट सेशन को आप बैठे हो, क्लियर है, घर से कहीं दूर जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो इन की पॉइंट को कहीं पर भी आप लोग अगर आपने बना रखा है नोटबुक में, तो की पॉइंट को कहीं भी आप लोग देख सकते हो, क्लियर। तो याद रखना हर एक की पॉइंट को नोट डाउन करना है। चैनल के ऊपर आप लोग नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर क्लास का नोटिफिकेशन वो आप लोगों को मिल सके और इन क्लासेस का बेनिफिट आप लोगों को मिल सके। चलते हैं आगे की पॉइंट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, द हाइपोसीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन इज नोन एज। अगर क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किन के अंदर, बच्चों के अंदर। किसको इंडिकेट करेगा सर, ड्वार्फिज्म को इंडिकेट करने वाला। किसको, कौन सी डिजीज कंडीशन देखने मिलेगी बच्चों के अंदर, ड्वार्फिज्म डिजीज कंडीशन देखने को मिले। अगर ग्रोथ हार्मोन का क्या हो रहा है, सीक्रेशन डिक्रीज हो रहा है बच्चों के अंदर, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। और एडल्ट के अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन, दैट इज कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलने वाले हैं, एक्रोमेगली। क्या बोलते हैं, एक्रोमेगली है। नेक्स्ट बात है व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज कंडीशन होती है, एडिशन डिजीज होती है। कौन सी होती है, एडिशन डिजीज है। ये कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की कमी की वजह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, बोल सकते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, किसको लीड करेगी, डायबिटिक इंसिपिडस उस पर्सन के अंदर देखने को मिलने वाला है। क्लियर है, सिंपल सी एक टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी गई है कि अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो एक पर्सन के अंदर कौन सी डिजीज कंडीशन देखने को मिलने वाली है, डायबिटिक इंसिपिडस देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं HbA1c इंडिकेट हाउ मेनी पास डेज ऑफ शुगर लेवल। तो 90 डेज या बोल सकते हैं अपन 3 मंथ का लेवल है वो चेक किया जाता है, 90 डेज है अपन उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कौन सी जो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, लंबोसेक्टल रीजन। कौन सी होती है, लंबोसेक्टल रीजन के अंदर मोस्ट कॉमनली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो देखने को मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट होने के लिए क्या करते हैं, प्रेगनेंसी से पहले जब प्रेगनेंसी प्लान करें उसी टाइम क्या करते हैं, फोलिक एसिड टेबलेट स्टार्ट, क्योंकि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी क्या करती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या करती है, लीड करती है, कंप्लीट करने के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द एक्शन और इफेक्ट ऑफ एडीएच हार्मोन या एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या करेगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन है, एक्शन क्या करेगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन लीड टू, ये किसको करेगा, मिक्सोएडिमा कोमा, तो इंडिकेट करेगा मिक्सोएडिमा कोमा को लीड है वो करने वाला है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट इन नॉन एज क्रिटिनिज्म। क्या हो रहा है, अगर आपके थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो रही है बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, इन्फेंट के अंदर, ये किसको लीड करेगा, क्रिटिनिज्म को इंडिकेट है, लीड है वो करने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सोप्थैलेमस ऑफ द आई, ये इंपॉर्टेंट की फीचर है, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। द साइन ऑफ विच डिजीज, कौन सी, ग्रेस डिजीज के अंदर ये वाली कंडीशन है वो देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, एक्सोप्थैलेमस ऑफ द आई किसके अंदर देखने को मिलेगा, ग्रेस डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट की पॉइंट, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। नेक्स्ट की पॉइंट, द सीक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय व्हिच कंडीशन। तो किसके अंदर ध्यान देना, हाइपोकैल्सीमिया। किसके अंदर, कौन सी कंडीशन के दौरान, हाइपोकैल्सीमिया के दौरान क्या हो रहा है, आपका जो पैराथायराइड हार्मोन का सीक्रेशन क्या होता है, स्टिमुलेट है वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डे। तो 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे वो क्या किया जाता है, सेलिब्रेट है वो किया जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट, द मोस्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन अकर। ध्यान देना, मोस्ट रैपिड एब्जॉर्ब कहां होगा, आपके एब्डोमेन के अंदर। तो मोस्ट प्रिफर साइट भी होती है, ध्यान देना, इंसुलिन का इंजेक्शन देने के लिए मोस्ट प्रिफरेबल या मोस्ट यूजेबल जो साइट होती है वो कहां यूज करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। के लिए नेक्स्ट बात करते हैं इमरजेंसी और एक्यूट हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा क्या होता है आपका हार्मोन, जो बोलते हैं कोर्टिसोल हार्मोन हो गया, एडीआर, नॉर एडीआर, ये सारे हार्मोन जो होते हैं ये किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड को दूसरा किस नाम जानते हैं, सुप्रारिनल ग्लैंड के नाम से अपन जानते हैं। किडनी की अपर जो सरफेस होती है वहां पर क्या होती है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट हो, इसीलिए इसको सुप्रारिनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मून फेस, हिर्सुटिज्म एंड टर्नल ओबेसिटी, या बोल सकते ट्रंकल ओबेसिटी आर द क्लासिकल साइन ऑफ द कसिंग सिंड्रोम। ध्यान देना, अगर कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल अगर इंक्रीज होता है, कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल क्या होता है, अगर इंक्रीज होता है तो कौन से डिजीज कंडीशन इंडिकेट करता है, आपका कसिंग सिंड्रोम को इंडिकेट करता है, कसिंग सिंड्रोम कॉज करता है। और कसिंग सिंड्रोम के अंदर क्या है, मून फेस, हिर्सुटिज्म एंड द ट्रंकल ओबेसिटी वाली कंडीशन वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सभी को पता होगा कि स्किन है, ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हिच सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल कलर ऑफ द स्किन। तो कौन सा होता है,
मेलेनिन जो हार्मोन होता है ये स्किन के कलर के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। और मेलेनिन हार्मोन का प्रोडक्शन कोल्ड या बोल सकते हैं कि छाया के अंदर क्या होता है, कम होता है, और धूप के अंदर जाओगे तो मेलेनिन हार्मोन का सीक्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो धूप के अंदर आदमी क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, अंदर रहेगा तो क्या थोड़ा गोरा रहेगा। तो मेलेनिन हार्मोन का सीक्रेशन है ये कोल्ड पैलेस के अंदर क्या होता है, मतलब कम सीक्रेट होता है, इसलिए वहां के लोग थोड़े गोरे ज्यादा होते हैं। धूप के अंदर ज्यादा बैठे होगे तो मेलेनिन हार्मोन ज्यादा सीक्रेशन होगा, और मेलेनिन ज्यादा सीक्रेट हो इसके कलर भी क्या हो जाएगा, डार्क है, वो देखने को मिलता है। तो कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, मेलेनिन हार्मोन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन वो कौन सी होती है, आपकी एपिडर्मिस। सबसे आउटर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर कौन सी होती है, आपकी डर्मिस लेयर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, द एपिडर्मिस इज प्रेजेंट थिकेस्ट ओवर द, जो एपिडर्मिस लेयर होती है ये सबसे हार्ड और सबसे थिकेस्ट कहां प्रेजेंट होती है, पाम एंड सोल के लिए, कहां पे, पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फुट। क्लियर है, पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट। क्लियर, वहां पे क्या होती है, थिकेस्ट एपिडर्मिस लेयर क्या होती है, प्रेजेंट है, वो होती है। नेक्स्ट की पॉइंट बढ़ते हैं, विच विटामिन हैड ए प्ले रोल इन टिश्यू रिपेयरिंग। टिश्यू रिपेयरिंग दौरान कौन सा विटामिन है, कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन जो होता है, क्लियर ध्यान देना यहाँ पे, जो विटामिन जो होता है वो क्या करता है, टिश्यू रिपेयरिंग के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, टिश्यू रिपेयरिंग के लिए क्या होता है, जिम्मेदार। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे बात करूं तो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन होता है ये भी क्या होता है, टिश्यू रिपेयरिंग के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जो प्रोटीन सब्सटेंस जो होता है वो भी क्या होता है, टिश्यू रिपेयरिंग के लिए क्या होता है, जिम्मेदार। और अगर न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो जो विटामिन होता है ये भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, विटामिन और प्रोटीन दोनों क्या होते हैं, टिश्यू रिपेयरिंग के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार है, वो होते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट तरफ बढ़ते हैं आगे, विच न्यूट्रिएंट हैड ए मेजर रोल और टिश्यू बिल्डिंग एंड द ग्रोथ। ध्यान देना, जो प्रोटीन होता है इसका जो मेजर रोल होता है किसके अंदर, टिश्यू बिल्डिंग के अंदर या ग्रोथ के अंदर, किसका, प्रोटीन। मैंने अभी बताया कि टिश्यू रिपेयरिंग के अंदर मेन किसका रोल होता है, आपके प्रोटीन का रोल होता है। मेजर रोल जो होता है किसका होता है, प्रोटीन का। माइनर रोल किसका मान सकते हैं, विटामिन का मान अपन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द डैमेजिंग ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड वेसल ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ द कोल्ड। अगर क्या हो रहा है, आपके टिश्यू डैमेज हो रहा है, किसकी वजह से, ब्लड वेसल डैमेज हो रही है, किसकी वजह से, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ द कोल्ड। कोल्ड के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर में आने की वजह से क्या हो रहा है, आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है फ्रोस्ट बाइट। क्या बोलते हैं इसको, फ्रोस्ट बाइट है, वो बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द रूल ऑफ 9 इज यूज्ड फॉर। रूल ऑफ 9 है वो किसके लिए यूज किया जाता है, टू एस्टिमेट ऑफ टीबीएसए। टीबीएसए का मतलब क्या बोल सकते हैं, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। टीबीएसए का मतलब क्या होता है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। किसके अंदर, ब्रन पेशेंट के अंदर। ब्रन पेशेंट के अंदर ये टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना जला है कितना नहीं जला है, ये किसके द्वारा डिसाइड करते हैं, अपन रूल ऑफ 9 के द्वारा डिसाइड करते हैं। और इसी के अलावा टोटल बॉडी सरफेस एरिया क्यों कैलकुलेट करते हैं, फ्लूइड का कैलकुलेशन भी उसके द्वारा किया जाता है। फ्लूइड कितना अपने को अमाउंट उस पर्सन को फ्लूइड देना है, रिप्लेसमेंट अपने को करना है, तो ये भी अपने टोटल बॉडी सरफेस एरिया का भी वहां पे क्या होता है, जानना जरूरी होता है आपके लिए। तो टोटल ह्यूमन बॉडी अपन सब 9 से टोटल बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, डिवाइड है, वो अपन करते हैं। ये आगे अपन बात नहीं कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को कितना परसेंट वो अपन देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बेसिकली आप लोगों को बता देता हूं कितना कितना करते हैं। हेड को 9 करते हैं, राइट हैंड को 9 करते हैं, लेफ्ट हैंड को 9 करते हैं, एंटीरियर जो कैविटी होती है थोड़ा सा इसको 18 करते हैं, जो बैक है अपना होता है पोस्टीरियर जो कैविटी होती है उसको अपन 18 करते हैं। 1 लेग को 18, दोनों लेग मिला के 36 हो गया। और 1% तो कहते हैं जो पेरिनियल एरिया होता है उसको 1% है, ये अपन लिख सकते हो। हेड का 9, हेड का 9 हो गया, 1 एक्सट्रीमिटीज 9, सेकंड 9, दोनों मिला के 18। पूरा एंटीरियर कैविटी, क्लियर है, एंटीरियर जो पार्ट अपना थोड़ी साइड में उसको 18%, पोस्टीरियर पार्ट को 18%, एक लेग को 18, दूसरे लेग को दोनों मिला कितना 36% हो गया। और जो जेनिटल एरिया होता है, पेरिनियल एरिया, तो उसको कितना देते हैं 1% है। ये अपन टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अंदर रूल ऑफ 9 के द्वारा कैलकुलेट है, वो करिए। नेक्स्ट बात करते हैं, द फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर ब्रन पेशेंट। ब्रन पेशेंट के अंदर जो चॉइस ऑफ फ्लूइड होता है कौन सा होता है, वो होता है भैया रिंगर लैक्टेट। चॉइस ऑफ फ्लूइड किसके अंदर, ब्रन वाले पेशेंट के अंदर वो कौन सा होता है, आपका रिंगर लैक्टेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन ब्रन पेशेंट इन फर्स्ट 24 आवर्स। फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अगर क्या हो रहा है, ब्रन वाले पेशेंट डेथ हो रही है, किसकी वजह से होती है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज एंड बोल सकते हैं हाइपोकैलेमिया की वजह से देखने को मिलती है। और आफ्टर 24 आवर्स या बोल सकते हैं आफ्टर 48 आवर्स बोले तो क्या किसके द्वारा, सेप्सिस के द्वारा, किसके द्वारा, इन्फेक्शन के द्वारा क्या होती है, ब्रन वाले पेशेंट की डेथ होती है। और इससे पहले रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज की वजह से क्या होती है, ब्रन वाले पेशेंट की डेथ है वो होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन ब्रन पेशेंट आफ्टर 24 आवर्स, तो क्या हो गया, इन्फेक्शन, मैंने क्या बोलता है, या सेप्सिस बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी वो कौन सा होता है, थर्मल ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी का जो मोस्ट कॉमन टाइप है कौन सा होता है, थर्मल ब्रेन इंजरी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी इज पेनलेस। मैंने सकते हैं 3rd और 4th डिग्री जो ब्रेन होता है ये कैसा होता है, पेनलेस होता है। ध्यान दीजिएगा, 1st डिग्री हो गया, 2nd डिग्री ब्रेन हो गया, 3rd डिग्री ब्रेन हो गया, 4th डिग्री ब्रेन हो गया। 1st डिग्री ब्रेन के अंदर सीवियरिटी ऑफ पेन देखने को मिलती है, 2nd डिग्री ब्रेन के अंदर ज्यादा सीवियरिटी पेन के देखने को मिलती है,
थर्ड और फोर्थ डिग्री कैसे होते हैं, पेनलेस बर्न होता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व क्या होता है, डैमेज हो जाती है। थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री क्या होती है, नर्व डैमेज हो जाती है, तो नर्व अगर डैमेज होगी तो पेन के सेंसेशन लेके ही नहीं जाएगी। तो थर्ड और फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर क्या होता है, पेनलेस होता है, और फर्स्ट और सेकंड डिग्री बर्न होता है वो क्या होता है, पेनफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट एक्शन ऑफ द रेस्क्यूअर इन केस ऑफ सीइंग ए बर्न क्लाइंट। अगर बर्न क्लाइंट को अगर आपने देख लिया तो वहां पे आप क्या करें, स्टॉप द फर्दर बर्न, क्लियर, कि आगे ना जले उसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, रेस्क्यू द पेशेंट, क्या करने वाले, रेस्क्यू द पेशेंट, या बोल सकते हैं स्टॉप द फर्दर बर्न, आगे ना जले तो इसके लिए क्या करना है, उस पेशेंट को वहां से रेस्क्यू करना। रेस फॉर्मूला आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या करना है, रेस्क्यू द पेशेंट, पेशेंट को वहां से रेस्क्यू करना है, क्लियर, जहां पे अगर जल रहे हैं, जो बर्न हो रहा है वहां से उसको क्या करना है, रेस्क्यू करना है पेशेंट को, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर का जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है कौन सा होता है, वो होता है बेसल सेल कार्सिनोमा। कौन सा होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं आगे की तरफ, ध्यान दीजिए भैया। Which gland is known as master gland of the body? ह्यूमन बॉडी की जो मास्टर ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है सर, वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो मास्टर ग्लैंड होती है। और यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपसे पूछे कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी हाइपोथैलेमस। कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस होती है बच्चों। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन का सिंथेसाइज होता है, इनका जो मेन जो होता है किसके पास होता है, कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास होता है। हाइपोथैलेमस जब रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है तब भी क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन को सिंथेसाइज करना स्टार्ट करती है। तो मतलब क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कंट्रोल किसके पास होता है, हाइपोथैलेमस के पास होता है, क्लियर है। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हार्मोन रिलीज बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी एंटीरियर जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके दो लोब होते हैं, एंटीरियर लोब और द पोस्टीरियर लोब। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होता है उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एक होता है जीएच ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पीआर प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्लियर, कौन सा आपका पीएल प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्लियर है। तो ग्रोथ हार्मोन हो गया, क्लियर, इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, और प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया। ये 6 हार्मोन आपके कहां से होते हैं, एंटीरियर लोब के अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट बात, हार्मोन रिलीज बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वैसे तो बेसिकली अपन बात करें कि आपके जो पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके द्वारा किसी हार्मोन का सिंथेसाइज नहीं होता, वो क्या करता है, वेसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन और सेकेंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, स्टोर करता है। भैया इंपॉर्टेंट चीज क्या, रिलीज नहीं बोल सकते, ये क्या करता है, स्टोर करता है। रिलीज कौन करता है इन दोनों हार्मोन को, एंटी डायरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम वेसोप्रेसिन होता है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, इन दोनों हार्मोन का सिंथेसाइज तो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। अरे सिंथेसाइज तो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, और इनको स्टोर कौन करता है, तो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, दोनों चीज क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ एसीटीएच हार्मोन इज नोन, इसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान देना। एसीटीएच हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है, एक सीक्वेंस होती है इसकी। पहला होता है कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ध्यान देना, सीआरएच हार्मोन, ये आपका हाइपोथैलेमस से आता है। इसके बाद क्या आता है आपका एसीटीएच एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये किसके द्वारा, सर ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ये कहां पे जाएगा, आपका एड्रेनल ग्लैंड के पास जाएगा। कहां पर जाता है, एड्रेनल ग्लैंड के पास जाता है, क्लियर है। और एसीटीएच हार्मोन क्या करवाता है, आपके एड्रेनल ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन का सीक्रेशन करवाने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ये इसको प्रेशराइज करता है एड्रेनल ग्लैंड को, भैया हार्मोन की कमी आ रही है, हमारे पास मैसेज आ रहा है, आप अपने हार्मोन को सीक्रेशन कीजिए। तो वहां पे जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है उनका सीक्रेशन होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है उनका सीक्रेशन होता है। तो क्या होगा, अगर एसीटीएच हार्मोन क्या करेगा, अगर इसका और प्रोडक्शन होगा तो एड्रेनल ग्लैंड भी क्या करेगी, अपने हार्मोन का क्या एक्सेसिव प्रोडक्शन करेगी। तो वहां पे कोर्टिसोल हार्मोन क्या होगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा। और कोर्टिसोल हार्मोन का अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा तो कौन सी डिजीज कंडीशन को लीड करने वाला है, वो करने वाला कस्टिंग सिंड्रोम। किसको लीड करेगा, कस्टिंग सिंड्रोम में कस्टिंग डिजीज को क्या करता है, लीड करता है। नेक्स्ट, ए डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म
characterized by impaired ability of the body to produce response to insulin and thereby maintain proper level of sugar level in the blood is known as diabetes mellitus। क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटस के अंदर शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं होता, इंसुलिन अपना प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही, इंसुलिन प्रॉपर्ली रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, अपनी बॉडी के अंदर सारे हार्मोन क्या करते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल होती है इनके द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, और इंसुलिन अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसा हार्मोन होता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करता है? इंक्रीज ना करने बजाय क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो अगर इंसुलिन प्रॉपर्ली रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ गया तो कौन सी डिजीज कॉज करेगा? डायबिटीज मेलाइटस वो कॉज करने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं द प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? तो कोर्टिसोल हार्मोन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं which हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। तो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो एड्रेनल हार्मोन क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ये भी आपका एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा क्या किया जाता है? सीक्रेट किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं लो लेवल ऑफ सोडियम लेस देन 135। नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम अपन बात करें तो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो अगर 135 से कम जा रहा है दैट इज कॉल्ड हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट बात करें लो लेवल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और 3.5 से कम जाएगा दैट इज कॉल्ड हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट बात करते हैं लो लेवल ऑफ कैल्शियम लेस देन 8.5 mg पर डेल। नॉर्मली अगर बात करें कैल्शियम का 8.5 से लेके 11 mg पर डेल क्या होता है? नॉर्मल लेवल होता है, और 8.5 से कम जाएगा दैट इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया, अपन उसको बोलने वाले। चलते हैं आगे की पॉइंट की तरफ। द हाई लेवल ऑफ सोडियम इज नोन एज, सोडियम लेवल बढ़ रहा है दैट इज कॉल्ड हाइपरनेट्रीमिया। नेक्स्ट बात करें हाई लेवल ऑफ पोटेशियम दैट इज कॉल्ड हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट बात करें हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इज नोन एज हाइपरकैल्सीमिया। कम हो रहा है हाइपो, बढ़ रहा है तो हाइपर। नॉर्मल लेवल आपको पता होना चाहिए सोडियम का कितना होता है? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। नेक्स्ट बात करें पोटेशियम कितना होता है? 3.5 से लेके 5.1 होता है। कैल्शियम कितना होता है? 8.5 से 11 mg पर डेल क्या होता है? कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कम होगा हाइपोकैल्सीमिया, बढ़ जाएगा हाइपरकैल्सीमिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? 70 से 110 mg पर डेली क्या होता है? नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है। कंफर्म डायबिटीज टू बी कंसीडर्ड इफ फास्टिंग ब्लड शुगर, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर कितना हो रहा है? 125 से ज्यादा अगर जा रहा है, क्या फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल अगर मोर देन 125 mg पर डेल है, ये किसके अंदर इंडिकेट करेगा? कंसीडर करने वाले डायबिटीज के अंदर उसको कंसीडर अपन कर लेंगे। कंफर्म डायबिटीज टू बी कंसीडर्ड इफ HbA1c, HbA1c 90 डेज वाला होता है, स्टोरेज अपन करते हैं। अगर इसका लेवल मोर देन 6.5% है तो किसके अंदर इंक्लूड करने वाले? डायबिटीज कंफर्मेशन करता है। नेक्स्ट बात करें इंसुलिन इज गिवन बाय विच रूट, कौन से रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। कितने डिग्री पे रखते हैं निडल के एंगल? 45 डिग्री ऊपर निडल का एंगल रखते हैं, और सबक्यूटेनियस रूट से अपन क्या देते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। मोस्ट प्रिफर्ड साइट एब्डोमिनल साइट, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या करते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन अपन इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ aortic aneurysm, aortic aneurysm मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब फैट का डिपोजिशन हो गया आर्टरी की सरफेस के ऊपर। एलिवेटेड लेवल ऑफ LDL रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर आपका एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL होता है। अगर LDL का लेवल बढ़ गया किसको लीड करेगा? एथेरोस्क्लेरोसिस को लीड करेगा, और एथेरोस्क्लेरोसिस किसको लीड करेगा? इस तरह aortic aneurysm को लीड करने वाला मायोकार्डियल इंफार्क्शन को कॉज करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं HDL इज आल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, इट प्रिवेंट फ्रॉम, किससे प्रिवेंट करेगा? एथेरोस्क्लेरोसिस से प्रिवेंट करने वाला। अगर अपने HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर इसका लेवल ठीक ठाक है तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करेगा? डिक्रीज है, उससे प्रिवेंट करेगा पर्सन को। और अगर LDL का लेवल बढ़ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, क्या कॉज करेगा? एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब आर्टरी सर पे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करेगा? फैट का डिपोजिशन कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा, ब्लड को आगे की तरफ नहीं बढ़ने देगा। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोर पल्मोनल, कोर पल्मोनल का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या होता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्लियर? क्या होगा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर, अगर हार्ट फेलियर हो रहा है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या यूज करना? अपन डिजोक्सिन है वो अपन ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज करते हैं। व्हाट इज द साइलेंट किलर डिजीज इन इन्फेंट, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, याद देना। साइलेंट किलर डिजीज इन एडल्ट, और एक पूछा है इन्फेंट, तो इन्फेंट के अंदर तो साइलेंट किलर क्या होता है? हाइपोथर्मिया। ध्यान देना इन्फेंट के अंदर क्या होता है? हाइपोथर्मिया। क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और एडल्ट के अंदर क्या हो रहा है? साइलेंट किलर, वो होता है हाइपरटेंशन, मतलब बीपी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो हाइपरटेंशन साइलेंट किलर किसके अंदर है? एडल्ट के अंदर। और हाइपोथर्मिया साइलेंट किलर किसके अंदर है? बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द कार्डिनल साइन ऑफ TOF, बोल सकते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। क्लियर? बच्चों के अंदर डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट।
तो इसका कार्डिनल साइन क्या होता है कि सर इसके अंदर बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। कि सर टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट क्या होता है? ये 4 डिजीज कंडीशन के मिलकर बनता है। तो आपका राइट वेंट्रिकल होता है, उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। बच्चों के अंदर क्या होती है? राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी हो जाती है। इसके साथ साथ क्या हो जाता है? जो अओर्टा है उसका और राइडिंग देखने को मिलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलती है। और जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी वहां से निकल रही है, क्लियर है? जो पल्मोनरी वेन आपकी जो कहां से निकल रही है? राइट वेंट्रिकल से निकल रही है। वहां पे क्या होता है? एजेनेसिस वाली कंडीशन बोल सकते हैं, ब्लॉकेज है, देखिए स्टेनोसिस वाली कंडीशन बोल सकते हैं। मतलब पल्मोनरी जो वेन होती है उसका स्टेनोसिस हो जाता है, आर्टरी का क्या हो जाता है? स्टेनोसिस हो जाता है। आपकी ओनली एक सिंगल आर्टरी होती है जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजन ब्लड को लेके जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर स्टेनोसिस हो गया। इसके अलावा क्या हो गया? राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी होगी। और इसके अलावा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, दोनों वेंट्रिकल बीच में एब्नॉर्मल ओपनिंग होगी। और जहां पे एब्नॉर्मल ओपनिंग हुई है दोनों वेंट्रिकल के अंदर, वहीं से क्या होगी? आउटा की स्टार्ट और राइडिंग आउट हो गया। आगे डिजीज कंडीशन फटेंगे, वहां पूरा टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के बारे में आपको बताऊंगा। पर टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट का कार्डिनल साइन अगर आपसे पूछे तो क्या होता है? बूट शेप हार्ट वहां कर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिटी। तो डिजोक्सिन टॉक्सिटी किस वजह से होगी? हाइपोकैलेमिया। तो अगर पोटेशियम का लेवल क्या हो गया? कम हो रहा है। जब भी पर्सन को अपन डिजोक्सिन दे रहे हैं तो उसके अंदर पोटेशियम का लेवल चेक करते हैं। अगर पोटेशियम लेवल कम हो रहा है तो उस पर्सन को डिजोक्सिन नहीं देंगे, क्योंकि अगर डिजोक्सिन का क्या हो गया या ध्यान देना, टॉक्सिसिटी देखने को मिल जाएगी। अगर पोटेशियम का लेवल कम है, पर्सन के अंदर हाइपोकैलेमिया है, और फिर अगर आप उसको डिजोक्सिन दे दिया तो पर्सन को डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। और डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होने के बाद क्या देखने को मिलेगा उस पर्सन के अंदर? कि सर हाइपरकैलेमिया देखने को मिलती है। तो जब भी पर्सन डिजोक्सिन देते हैं पोटेशियम का लेवल को चेक करते हैं कि हाइपोकैलेमिया कैन कॉज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। इज दैट क्लियर? चलिए आगे की तरफ, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? वो होता है लीवर सिरोसिस। इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है? लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन वो क्या होता है? वेरिसिल हेमरेज देखने को मिलता है। क्या देखने को? वेरिसिल हेमरेज देखने को मिलता है। इसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो मोस्ट कॉमन साइट है, बोलते हैं हार्ट अटैक का जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो कौन सी होती है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, बोल सकते हैं लाडा। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इट इज द मोस्ट कॉमन साइट और मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे, व्हाट इज द अर्ली मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो ध्यान देना ये कौन सा होता है? मायोग्लोबिन। क्लियर? कौन सा कार्डियक मार्कर होते हैं? तो सबसे अर्ली मार्कर आपसे पूछे तो वो कौन सा होता है? वो होता है मायोग्लोबिन। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन? वो होता है ट्रोपोनिन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे सेंसिटिव मार्कर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है ट्रोपोनिन। बट सबसे अर्लीस्ट पूछे तो वो कौन सा होता है? मायोग्लोबिन। सबसे अर्लीस्ट कौन सा होता है? मायोग्लोबिन। नेक्स्ट बात, व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फॉर मायोकार्डियल इंफार्क्शन? दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन। कौन सा होता है आपका? ट्रोपोनिन होता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 यूनिट पीबीआरबीसी ऑफ होल ब्लड विच कैन इंक्रीज 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 3% एसिडिटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन और 3% एसिडिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है 1 यूनिट पीबीआरबीसी। इज दैट क्लियर? और 1 यूनिट पीबीआरबीसी कितना ml ब्लड होता है? सर 350 होता है। कितना होता है? होल ब्लड के अंदर कितना होता है? 350 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा? वो होगा डिज्निया, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। डिज्निया का मतलब क्या होता है? सर ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी है वो देखने को मिल रही है। इट इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी जो वेन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है ग्रेट सिपिनस वेन। लॉन्गेस्ट पूछे तो कौन सी होती है? ग्रेट सिपिनस वेन। और लार्जेस्ट वेन अगर पूछे तो वो कौन सी होती है? वेना कावा। दोनों चीज अलग अलग है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दोनों अलग है। लॉन्गेस्ट पूछे तो ग्रेट सिपिनस वेन होगी, और लार्जेस्ट वेन पूछे तो वो कौन सी होती है? वेना कावा होती है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। तो वो कौन सी? तो अवोटा होती है। कनेक्शन बिटवीन द आर्टरी एंड वेन इज नोन एज कैपिलरी। उसको अपन क्या बोलते हैं? जहां पर आर्टरी और वेन का कनेक्शन हो रहा है, आपस में जुड़ रही है, वो क्या होता है? उसको कैपिलरी है, वो अपन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, नॉर्मल कार्डिक आउटपुट इन द हेल्थी वुमन। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट होता है वो कितना होता है? कि सर 5 लीटर होता है पर मिनट। 5 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट बात करें, नॉर्मल कार्डिक साइकिल इन हेल्थी ह्यूमन कितना होता है? 0.8 सेकंड। नॉर्मल कार्डिक साइकिल कितना होता है? 0.8 सेकंड का होता है। नेक्स्ट बात करें, वर्ल्ड मीजल्स डे सेलिब्रेट ऑन, कब मीजल्स है सेलिब्रेट करते हैं? 16 मार्च को। 16 मार्च को वर्ल्ड मीजल्स डे वो क्या किया जाता है? सेलिब्रेट वो किया जाता है। तो ये कंप्लीट आज के अपन टोटल
700 की पॉइंट अब तक के अपने हो चुके हैं। आज ही क्लास के अंदर 601 से अपन स्टार्ट किया था, 700 की पॉइंट है ये आज के सेशन के अंदर अपन ने देख लिया कंप्लीटली। 700 की पॉइंट अपन ने देख लिया है। ये कारवा अपना ऐसा ही कंटिन्यू वो चलता रहेगा, जुड़े रहेगा। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे की पॉइंट को लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।